जो खासकर दलित और वंचित समुदाय के छात्र बच्चे हैं, क्या हम अपने घरों में ही उनको बता दें कि हम अछूत जातियां हैं? अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी जब वो फील्ड में उतरते हैं और जब उनका आमना सामना कास्ट से होता है तो वहाँ उनके साथ जो व्यवहार होता है, वो जो सोशल स्टेटस में आगे बढ़े हुए लोग हैं ना, वो भी उसी को फेस करते हैं। फिर तो उसको बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारा संघर्ष और बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है। यूके की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन में मेरा लेक्चर रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन की यात्रा के ऊपर मुझे बोलना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जो फेस टू फेस मोड है, वहाँ टीचर विद्यार्थियों को क्लास में पढ़ाता है। हम लोग यहाँ टीवी के माध्यम से पढ़ाते हैं, हम लोग यहाँ रेडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं, हम लोग यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाते हैं, हम लोग यहाँ प्रिंट मटेरियल के माध्यम से पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ इग्नू में हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू बनाने जा रहे हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कम से कम कभी नहीं मनाया जाता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं, संस्कृत की प्रोफेसर हैं और इग्नू के डायरेक्टर हैं ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में, और लगातार महिलाओं के विषय में, सोशल जस्टिस को लेकर और शोषित वंचित समाज की को लेकर आपने इनका दुनिया भर में तमाम इन्होंने लेक्चर दिए हैं। अभी फिर बाबा साहब की जयंती के मौके पर विदेश जा रही हैं कौशल पवार। डॉक्टर कौशल पवार किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और समझेंगे, जानेंगे कि एजुकेशन, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया था एजुकेशन का, वो कारवां कितना बढ़ा है। और आज के दौर में, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में डॉक्टर अम्बेडकर को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, डॉक्टर कौशल पवार लगातार उनके बारे में लिखती रही हैं, बोलती रही हैं, संस्कृत की प्रोफेसर हैं। तो एक जो कम्युनिकेशन गैप है संस्कृत को लेकर, उस पर भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो शुक्रिया मैम हमें समय देने के लिए, और बधाई हो आपको। और क्या लगा था, कभी आपने तय किया था कि ये सफ़र यहाँ तक पहुँचेगा, और आगे फिर क्या है आगे भविष्य का प्लान? बहुत बहुत आभार शंभू जी। नेशनल दस्तक की मैं आभारी हूँ, जो हमेशा सामाजिक मुद्दों को लेकर और खासकर जो समकालीन जो भी परिस्थितियाँ हैं, जिस तरीके से समाज में चल रहा है, उनको लेकर काम करता है। मैं नेशनल दस्तक और उसके तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आपने जैसे कि कहा कि ये जो यात्रा है यहाँ तक की, ये यात्रा इतनी आसान तो नहीं थी। इस यात्रा तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ा है, बहुत सारी परिस्थितियाँ, उतार चढ़ाव। इसमें भी कोई दराय नहीं कि बहुत सारे लोगों ने साथ भी दिया, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा एक जिसको आम भाषा में कहें लेग पुलिंग का ज़्यादा रहता है। सामाजिक जो हायरार्की है, जिसको हम कहेंगे वंचित तबके से आने वाले समुदाय के लिए, केवल मेरा सवाल नहीं है बल्कि भारतीय समाज की संरचना इस तरीके से बनी हुई है कि हमारा जो दलित और बहुजन समाज है, जब वो आगे बढ़ता है या बढ़ती है तो उसको बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारा संघर्ष और बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है। आज मैं जो इस पद पर हूँ, जो आज मैं डायरेक्टर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के रूप में काम कर रही हूँ इग्नू में, और प्रोफेसर हूँ, संस्कृत पढ़ाती हूँ। ये जो यात्रा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जो मसीहा कहे जाते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्हीं की वजह से हैं। और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से, तमाम एनजीओज़ के द्वारा, तमाम जितने भी जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का नाम एक बहुत बड़े फलक पे है। और अब क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का महीना हम जिसको कहते हैं, जो सोशल इक्विटी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। अभी पिछले दिनों जैसे कि यूएसए के उसमें भी डिक्लेयर हुआ कि ये महीना हम इक्वालिटी के रूप में मनाएंगे, सोशल जस्टिस के नाम पे मनाएंगे। भारत की जो सरकार है वह भी इस महीने को, अप्रैल के महीना को, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए पूरे दिवस को मना रही हैं। तो लेकिन मैं ये कहूँगी आपको कि हम जब, आपने देखा होगा हम कोट पहनते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का सिंबल ऑफ एक तरह से है कि उन्होंने अपने समाज को इस लायक बनाया है कि वो कोट पैंट पहन के अपना मतलब फुल सूट बूट में तैयार होके आगे बढ़े और समाज का प्रतिनिधित्व करें। आपने कभी नोट किया है कि उस कोट की यात्रा कितने पड़ावों से गुजरती है? हम जब कोट को देखते हैं किसी भी दुकान में या किसी भी शोरूम में जाके, हम उसका प्राइस टैग देखते हैं। वो जितना महंगा होगा उतना ही हमें उसको क्वालिटी नज़र आती है।
लेकिन उस कोर्ट की यात्रा जो है उसको नहीं हम देखना चाहते। जबकि आप ये देखिए, पहले कपड़ा बुना जाता है, फिर उसको एक तरह से वो बुनने के बाद फिर काटा जाता है, फिर रंगाया जाता है, फिर उसको दर्जी सीलता है, कितने पायदान उसके हैं, तब जाके कोर्ट की शेप बनती है। ठीक उसी तरह हमारे जो भारतीय समाज है, और जितने भी, न केवल मैं बल्कि जितने भी हमारे तमाम पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो एक कोर्ट की तरह है। लेकिन उस कोट के पहनने तक की यात्रा जो कोट की है, ठीक उसी तरह उस पद पर जाने तक की जो यात्रा है वो बहुत संघर्ष से जूझते हुए आती है। और हम तो बाबा साहब अम्बेडकर की केवल कल्पना कर सकते हैं कि आज हम जो संविधान के प्रदत्त अधिकारों के बाद ये इन चीज़ों को सहन करते हैं, तब हमें साबित करना होता है हर एक फील्ड में कि आप कितने काबिलियत रखते हैं। आपको लड़ना होता है पूरे सिस्टम के साथ, आपको प्रूव करना होता है कि आप में वो कैलिबर है भी या नहीं। जबकि दूसरे लोग हैं, उनकी जन्मजात कैलिबर दिखाई देता है, उनके टाइटल को देख के दिखाई देता है। तो मैं तो सोच के ही बहुत, मुझे आज भी जितना बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ती हूँ, जितना उनके ऊपर थोड़ा बहुत बोलती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे हर बार कुछ नया है। अभी अब मौका मिल रहा है, लेकिन अब रास्ते सुगम हुए हैं, सामाजिक दूरियां खत्म हुई हैं, खाई पटी है, और लोग एक दूसरे के साथ अब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम होने लगा है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आज का जो सिनेरियो है बहुत कुछ बदला है। और वो केवल इसलिए नहीं बदला बल्कि कि सरकारों ने उसको बदला है, या ये कहिए कि इंस्टीट्यूशंस ने उसको बदला है, जो निकाय हैं उन सरकार के, उन्होंने बदला, बल्कि इस तबके ने भी खुद को बदला है। इस तबके की जिस पूरे वंचित समाज के, दलित समाज की जो अवेयरनेस जो आई है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर और तमाम पुरखों को लेकर, पूरी एक यात्रा है जिसको हम अम्बेडकरवादी होना बोलते हैं। एक सोशल और पॉलिटिकल दबाव भी है अब लोगों में, सत्ता में हो लोग या सड़क पर हो, वो दिखना अब कोई नहीं चाहता है कि हम पर किसी तरह का कोई आरोप लगे। और जो कास्टिज्म से लोग निकलना चाहते हैं और उस पूरे एपिसोड को लोग ठीक करना चाहते हैं। बिल्कुल, एक छटपटाहट तो जैसे अभी प्रधानमंत्री का मैं 26 मार्च का मैं मन की बात सुन रहा था, वो कहते कि ये फूले और अम्बेडकर साहब की नहीं, उन्होंने कहा कि पूरा महीना अप्रैल का, चूंकि फूले साहब का जन्मदिन है 11 अप्रैल को, फिर अम्बेडकर की जयंती है, तो एक गवर्नमेंट के तरफ से भी कोशिश हो रही है कि ऐसे लोग पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये आप ये मानिए, इसको मैं इस तरीके से देखती हूँ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन रहा है पूरा इस समाज को आगे बढ़ाने में, उस आंदोलन के अधिकारों के बाद जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, अब तमाम सरकारों की, तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की एक तरह से ये एक दबाव भी बना हुआ है कि अब आप बाबा साहब अम्बेडकर से दूर नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक। अगर आप रहेंगे तो ये तबका जो खुले रूप से अब मंच में प्रतिनिधित्व की मांग करता है, चाहे वो सरकार के साथ भी काम क्यों ना करता हूँ, उसी पार्टी में काम क्यों ना करता हूँ, वहाँ पर भी ये आवाज़ें आने लगी हैं कि हमें अधिकार चाहिए। न केवल सरकारी संस्थाओं में अधिकार चाहिए, बल्कि तमाम जो प्राइवेट सेक्टर्स है, तब इंडस्ट्री है, जितने भी निजी संस्थान एक तरह से हैं जहाँ जहाँ सरकार का पैसा इन्वॉल्व होता है, या न केवल सरकार का पैसा इन्वॉल्व होता है, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर्स जो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें भी बराबर प्रतिनिधित्व की इस बार विदेश में क्या है, कहाँ जा रही हैं, और इससे पहले भी आपने बहुत सारे विदेश दौरा किए हैं। देखिए, मुझे इस बात का बहुत, अपने आप को बहुत मैं गौरवशाली महसूस कर रही हूँ कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ, जिस धरती पर जिनकी, जो भारत के लिए जिन्होंने जमीन तैयार की थी, जहाँ पर बैठ के शिक्षा जहाँ से ग्रहण की थी, पिछले साल 2022 में मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला था, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर रहे थे, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर का घर जो कहते हैं, लंदन, जो आज बाबा साहब अम्बेडकर म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब की बार मुझे यूके की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन में जाने का मौका मिल रहा है, और मैं जाऊंगी। 15 तारीख की मेरी फ्लाइट रहेगी, और 17 तारीख को शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरा यूके की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन में मेरा लेक्चर रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन की यात्रा के ऊपर मुझे बोलना है।
लाइफ जर्नी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और उसको मैं प्रेजेंट सिनेरियो से भी कोशिश करूँगी एलिब्रेट करने की। तो ये मेरे लिए, न केवल मेरे लिए बल्कि तमाम हम भारतीय अम्बेडकराइट के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि भारत के लिए भी, पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। इसलिए मैंने कहा कि न केवल भारतवासियों के लिए बल्कि जो विदेशों में जो बैठे हुए इंडियन हैं, जो अम्बेडकराइट हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए काम करते हैं, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन इंडिया, आज़ाद टीवी चैनल, अब भी आपको एक प्रोफेसर भी हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में, अभी भी लगता है कि कोई आदमी ऐसा होगा जो अम्बेडकर से, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से, उनके कामों से इत्तेफाक न रखता? देखिए, ये बहुत आपने बड़ा जटिल प्रश्न पूछा है। ऐसा नहीं है कि अम्बेडकर से इत्तेफाक करने वाला कोई बचा ना हो, ऐसा नहीं है। आज भी आप देखिए कि जब जब बात होती है कुछ खास किस्म की मानसिकता वाले नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है उनकी एक्सेप्टेंस बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उस बात को नहीं नकार रही, लेकिन मुझे तो आज तक कोई नहीं मिलता जो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से सहमत ना हो। नहीं, देखिए, इसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। इसको मैं ऐसे देखती हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सरकार की जो नीति है एक तरह से, उसके तहत घर घर तक पहुंचा है। ठीक है, मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं, उन विचारों से क्या नई पीढ़ी सहमत है? वहाँ असहमति नजर आती है आपको। वहाँ जब भी रिजर्वेशन की बात होगी, वो तुरंत एक तरह से ये कहेंगे कि अच्छा हमारे लोग, ठीक है, रिजर्वेशन पर असहमति हो, केवल रिजर्वेशन पे नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पर आऊंगा। रिजर्वेशन पर आपकी असहमति हो सकती है, मान लीजिए, लेकिन आप किसी कम्युनिटी से हो, आप महिला हो तो आपको सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आप पुरुष से, एक प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, प्रधानमंत्री बना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से। आप गवर्नर बनते हैं, एसपीडीएम बनते हैं, कलेक्टर सीएम बनते हैं, राष्ट्रपति बनते, तो किसकी असहमति होगी? सबके लिए तो ये संविधान मौका लेकर आया है। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि ईच एंड एवरी पर्सन जो भारत का नागरिक है, उसके सारे अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उसकी सारी तरक्की, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तरक्की, सब संविधान में निहित है। तो कौन इत्तेफाक नहीं रखता होगा? देखिए, इसमें ना मैं आपकी पूरी तरह से बात को सहमत करते हुए, इंडोर्स करते हुए, एक बात इसमें बीच में ये कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत आज भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। इसमें कोई तो नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री जो ओबीसी समुदाय से आते थे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि आम जनमानस में जो एक बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश था, मिसगाइड किया गया लोगों को। नहीं, मिसगाइड नहीं किया गया, उनको समझना नहीं चाहते, मैं ये कहना चाह रही हूँ। वो समझने के लिए प्रक्रिया पता क्या होनी चाहिए मेरे अनुसार? मैं तो क्योंकि विद्यार्थी हूँ, संस्कृत पढ़ाती हूँ, शिक्षा जगत में से जुड़ी हुई हूँ काफी सालों से, मैं ये कहूंगी कि उनको जानने के साथ, मानने के साथ साथ जानने की जरूरत है। उन्होंने संविधान के अधिकारों के तहत, संविधान के अधिकार तो आपको दिए, वो अधिकारों का आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक महिला होने के नाते मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ रिजर्वेशन का, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हैं समाज को समान रूप से। अच्छा, मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी की आप महिला हैं तो आपको रिजर्वेशन का भी फायदा मिला। कौन ऐसी महिला नहीं है जिसको डॉक्टर अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से, चाहे वो पिता पति के संपत्ति में अधिकार हो, उनके जो मानवीय मूल्य थे, उनकी जो डिग्निटी थी, जिस तरह की कुप्रथाएं थी भारत में, सती प्रथा हो या बाल विवाह हो, इन सबको डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे दुनिया के, भारत को दुनिया के बराबर लाके खड़ा कर दिया। एक संविधान ऐसा दिया जिसने भारत के तमाम कुरीतियों, कुप्रथाओं को खत्म करके, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति के नाम पर भेदभाव हो, लिंग के आधार पर भेदभाव हो, इन सबको खत्म करके सबको एक कतार में खड़ा कर दिया। इससे कौन असहमति रखेगा? देखिए, मैं इस बात पे, आप शायद मेरी बात को नहीं समझ रहे। मैं ये कहना चाह रही हूँ, इस पे कोई असहमति नहीं है। जब अधिकारों के प्रयोग की बात आती है तब कोई भी सहमत ना हो, ऐसा है ही नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहती। कर्तव्य को लेकर लोग असहमत होते हैं। न केवल कर्तव्य को लेकर असहमत है, बल्कि वो जो सुविधा के बाद जो एक अधिकार के साथ साथ जो कर्तव्य आपका जुड़ा हुआ है, वो कर्तव्य कहाँ है?
वो कर्तव्य तो है ही नहीं। आप ये देखिए, आज भी जब पीएचडी का टेस्ट देते हैं उसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं उस विद्यार्थियों के, हमारे छात्रों का, लेकिन जब वो वाइवा में बैठते हैं तो उनके 2-2, 3-3, 1-1 नंबर आते हैं। जेएनयू का उदाहरण उठा लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का उठा लीजिए, ये क्या है? दूसरी चीज आप ये देखिए कि जो जब एडमिशन होते हैं, जबकि वो भी संवैधानिक अधिकार की मैं यही कहना पैनल बोर्ड में बिल्कुल सब कुछ उनके, इवन उनका जो एससी रिप्रेजेंटेशन है वो भी बैठा हुआ होता है, वो भी वहां चुप हो जाता है। विदेश में कैसी प्रतिक्रिया होती है जब आप जाती हैं? लगभग मुझे लगता है 4-5 सालों से आप लगातार विदेश में होती हैं, तो किस तरह का रिस्पांस होता है लोगों? देखिए, विदेश में जो रिस्पांस होता है, एक तो विदेश में सबसे ज़्यादा जो खासकर अगर मैं लेटेस्ट मेरी यात्रा की बात करूं, अभी जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो 100 वर्ष पूरे हुए, जिस जगह पर रह के बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ते थे, जिसको आज म्यूजियम करना दिया भारत सरकार के द्वारा, उनके घर को म्यूजियम बना दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब हाँ भारत की तरफ देखते हैं या हम लोग जब जाते हैं, हमारे सामने जो प्रश्न वो करते हैं बार बार कि ऐसा देश जिसको इतना बढ़िया संविधान, तमाम दुनिया के तमाम संविधानों से एक अच्छा संविधान दिया हुआ है, इसके बावजूद भी आपके यहाँ आज भी मूंछों पर लड़ाई हो जाती है। मुझ क्यों रखी आपने, कपड़े आपने अच्छे क्यों पहने, इसलिए हो जाती है। आपने एससी कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट्स है, अगर आपने उसको ओपन में एडमिशन दे दिया तो सीधा सवाल खड़ा करते हैं एकेडमिक सबसे पहले कि आपने इसको एससी का होके आपने इसको ओपन में क्या जनरल एलिजिबल होगा, उसने जनरल में क्वालिफाई किया। ये तो आप और मैं कह रहे हैं ना, उनकी नजर में ये है कि वो जनरल कैटेगरी बिल्कुल है, लेकिन उनको लगता है कि जनरल कैटेगरी का है। हम उसको कहते हैं कि नहीं, जनरल कैटेगरी नहीं है, ओपन कैटेगरी है। ओपन में कोई भी आ सकता है, अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी है, जो भी क्वालिफाइड होगा वो आ सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल मैं व्यावहारिक एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है नौकरियों का हो। आप ये देखिए, मुझे ये बताइए, जितने भी तमाम निकायों के जब वैकेंसीज निकलती हैं उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो ओपन कैटेगरी से आते हैं एफसी में? आंकड़ा उठा के देख लीजिए, ये मैंने करी, आप खुद आंकड़ा उठा के देख लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, लेकिन चीजें ठीक हुई हैं, इतनी सारी गड़बड़ियां मैं बिल्कुल मान रही हुई हैं, लेकिन उसका सारा का सारा क्रेडिट बाबा साहब अम्बेडकर के अधिकारों को, जो अधिकार उन्होंने हमें दिए उनको जाता है। थाली में परोस के नहीं दिया जा रहा, आज भी नहीं दिया जा रहा। आज भी अगर रिजर्व पोस्ट पे कोई इंटरव्यू होता है तो उसको बहुत बहुत मेहनत करके अपने आप को साबित करके तब दिखाना होता है, तब उस पोस्ट के काबिल होता है। आज भी देखिए आप, आज भी भारत के कोने कोने में, किसी भी स्टेट में, साउथ में चले जाइए, नॉर्थ में चले जाइए, आज भी छोटी छोटी घटनाओं पे आपको घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, आपको सिर्फ घड़ा छूने से आपको मार दिया जाता है। मतलब अगर डेमोक्रेसी नहीं होती, अगर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता, सरकारें नहीं होती, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो और ये समस्याएं और विकराल होती जाती समय के हिसाब से। आप समय के साथ साथ विकराल की बात कर रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो ये जो आज जो मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है कहाँ होता, हो ही नहीं सकता था 1% भी। आप भले ही कितने बेकाबिल क्यों ना हो। द्रौपदी मुर्मू भी नहीं होती, कोई भी नहीं होता, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं होते इस पर। अच्छा, अभी आपके इंस्टीट्यूशन में, इग्नू में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कैसा अनुभव था उनका? मैं कई बार स्पीच देख रहा हूँ, बहुत कंसर्न है उनका, खासकर प्रिजनर्स को लेकर, जुडिशियरी को लेकर। बिल्कुल, वो कहती हैं कि बहुत ज्यादा रिचेबल होना पड़ेगा सिस्टम को गरीब के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे यहाँ पिछले दिनों दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति जी आई, मुझे उनके पूरे भाषण में एक बात जो बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि हमारे यहाँ 50% का रेशो है लड़कियों का। हमारे यहाँ जितने लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें 50% ऐसी मतलब लड़कियां थी जो गोल्ड मेडल लेके आई हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी है, हमारे कितने रजिस्ट्रेशन होंगे फिर भी? लगभग 32 लाख से ऊपर हमारे विद्यार्थी हैं भारत में, पूरे भारत में 32 लाख से। या अब्रोड भी? हमारे यहाँ अब्रोड में बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं, स्टडी सेंटर, उनमें एमए जैसे एमए इंग्लिश हमारे यहाँ चल रहा है और दूसरे तमाम डिसिप्लिन है। अच्छा, अभी भी खर्च बहुत कम है ओपन? बिल्कुल है, और बहुत कम खर्च में, और आपको एक क्वालिटी एजुकेशन। एक वंचित वर्ग से, समुदाय से आने के नाते ये जरूर कहूंगी कि हमारे यहाँ एससी स्टूडेंट से कोई फीस नहीं ली जाती, चाहे वो कोई भी कोर्स करे। ये एक बड़े वर्ग को एक लाभ करे, पीएचडी करे, कुछ भी करे उनके लिए फीस माफ है। और ये हमारी अगर आप ज्यादा समय ना बर्बाद करें तो पीएचडी, एमफिल या एजुकेशन का प्रोसेस क्या है? कोई
मतलब कट ऑफ आता है इग्नू का, या जो मतलब मिनिमम? नहीं, हमारा जो तमाम यूनिवर्सिटीज का जो प्रोसेस है, जैसे पीएचडी के एडमिशन के लिए जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी में है, ऐसे ही हमारी भी यूनिवर्सिटी में है। टेस्ट होता है, एनटीए एग्जाम लेता है, उसके बाद उनका वाइवा होता है, उसके बाद फिर उनको बस फर्क है कि आपको डिस्टेंस घर पे रह के पढ़ाई करनी है। हमारे यहाँ पीएचडी रेगुलर है। अच्छा, यहाँ भी पीएचडी रेगुलर है? पीएचडी रेगुलर है। इसके अलावा दूसरे जो तमाम कोर्सेज हैं वो हमारे यहाँ डिस्टेंस लर्निंग पे है। और ये मैं जरूर कहूँगी कि हमारे यहाँ जो 80 साल का जो बुजुर्ग होगा वो भी विद्यार्थी होता है, और जो 18 साल का होता है वो भी विद्यार्थी। मतलब हम लोग भी दाखिला ले सकते हैं? कोई भी दाखिला ले सकता है, किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय का, किसी भी भाषा का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी उम्र का। हमारे यहाँ जो कैदी हैं वो भी पढ़ते हैं, हमारे यहाँ जो आर्मी है वो भी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ डिग्री की वैल्यू सेम है? सेम वैल्यू है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सेम वैल्यू है। ये इग्नू की एक बहुत खूबसूरती है। जिन व्यक्तियों को या जिन महिलाओं को मौका नहीं मिलता, जो लेबर क्लास है या जो ऐसे रिमोट एरिया में है जहाँ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू एक बड़ा माध्यम है। बेस्ट। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, फिर आपने इग्नू में आने का फैसला किया, कैसा अब लग रहा है कि ये ज्यादा रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से ज्यादा बड़ा यूनिवर्सिटी है दुनिया का? देखिए, मेरे इग्नू में आने के 3 कारण रहे। क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर कैंपस में 30 लाख बच्चे तो नहीं होंगे। जी बिल्कुल, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल बिल्कुल, उस लिहाज से सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। एकदम। और आप ये देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाह रही हूँ कि जो लंदन का जो ओपन यूनिवर्सिटी है, पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात कर रही हूँ, उसी स्ट्रक्चर पे, उसी डेमो के आधार पे इग्नू यूनिवर्सिटी फ्रेम हुआ है। दूसरी बात, मेरा जो आने का था, नो डाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी आल्सो। मुझे बहुत पसंद है मेरी यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ से इग्नू में शिफ्ट करने के मेरे 3 कारण थे। एक कारण ये था कि जाहिर सी बात है, आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता। मैं यहाँ डायरेक्ट प्रोफेसर बन के आई थी, प्रोफेसरशिप मेरा इसमें आया तो मैंने यहाँ शिफ्ट किया। दूसरा कारण मेरे लिए जो था, हम लोग अपना करिकुलम, हम लोग अपना कोर्स प्रोग्राम जो भी करना चाहें, जो हमें लगे कि हाँ इस पर काम कर अभी नहीं हुआ, इसको इंट्रोड्यूस करवाने की आवश्यकता है, इसको लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है, उसको हम अपने हिसाब से हमारे तमाम जो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं उनमें पास करके हम लोग अपना पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। सिलेबस डिजाइन करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। बिल्कुल। और तीसरी चीज ये थी कि आप देखिए, हमारे यहाँ पढ़ाई सारे माध्यमों से होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जो फेस टू फेस मोड है, वहाँ टीचर विद्यार्थियों को क्लास में पढ़ाता है। हम लोग यहाँ टीवी के माध्यम से पढ़ाते हैं, हम लोग यहाँ रेडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं, हम लोग यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाते हैं, हम लोग यहाँ प्रिंट मटेरियल के माध्यम से पढ़ाते हैं। हमारे कई सारे डायमेंशन हैं। जो तीसरा जो मेरा बड़ा कारण था जो इग्नू में ज्वाइन करने का, क्योंकि मैं एक वंचित समाज से आती हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि मैं जब MA कर रही थी तब भी मेरे पास हॉस्टल की फीस देने के लिए नहीं थी। जब मैं BA कर रही थी तब भी मैं बसों में धक्के खाते हुए जाती थी, तो रहने और खाने की सुविधा मेरे पास नहीं थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी तरह इस पेन से मैं क्योंकि गुजरी हूँ, मैं जानती हूँ कि खासकर महिला विद्यार्थी के लिए बहुत मुश्किल है किराए पर मकान लेके रहना, घर का खर्चा उठाना और फिर साथ में पढ़ाई का खर्चा, बहुत मुश्किल है। तो हमारे जो जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन है उनके लिए जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इग्नू, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा। मैं तैयारी करके नहीं आया था, मुझे पूछना भी नहीं चाहिए था, लेकिन एडमिशन का कोई शेड्यूल टाइमिंग होता है या 12 महीने आप? नहीं, हमारे यहाँ दो तरह से एडमिशन होता है। एक दिसंबर वाले में होता है और एक जून जुलाई वाले में होता है। अभी जैसे हमारे यहाँ चल रहा है जून जुलाई में, थोड़ा सा दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाता है। ऑनलाइन ही सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन बैठ के आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ऑनलाइन बैठ के ही आपका कंफर्मेशन हो जाता है, आपको फीस सबमिट करनी होती है और मटेरियल आपके घर में पहुंचता है बाई पोस्ट। जितना भी अगर आपने MA और एग्जाम कहाँ देना है, वो भी सेंटर से अलॉट होते हैं? तमाम सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर्स, दिल्ली के रीजनल सेंटर, तमाम भारत के कोने कोने में रीजनल सेंटर्स हैं। और विद्यार्थी जब इनरोल करता है अपने अपने स्टेट के हिसाब से, जहाँ उसको ज़्यादा नज़दीक लगता है, उसके घर के जो ज़्यादा नज़दीक होता है, उसी के अनुसार वह अपना रीजनल सेंटर चुनता है। वही रीजनल सेंटर उसको किताब भेजता है, वही असाइनमेंट अपलोड होती हैं, सारा क्लासेस का तमाम सारी के सारी रीजनल सेंटर्स पे। बट एमफिल और PhD के लिए आपको सिर्फ PhD, एमफिल तो बंद हो ही गया। PhD के लिए आपको रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेगी आपको, और एक तरह से आपको यहाँ कोर्स वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा जो UGC का नॉर्म है। UGC के नॉर्म के अकॉर्डिंग आपको PhD में दाखिला लेना होगा।
ये तो हमारे हर सब्जेक्ट में इस पूरे भारत में सेंटर्स होंगे जहाँ से पीएचडी कराए जाते हैं, या सिर्फ ये मेन मैदानगढ़ी ये में? मैदानगढ़ी में मेन कैंपस में होता है पीएचडी रेगुलर। कितने सीट्स होंगे हर सब्जेक्ट में? अलग अलग सीट्स होती है। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में हम लोगों ने अभी शुरुआत की थी, तो हमारे यहाँ 18 सीट थी, 23 टोटल था। 18 वो थे जो बिना जेआरएफ के हैं, तो 23 के आसपास। ऐसे ही उर्दू में था 12-13 के आसपास। अलग अलग जिनके पास जो सीट होती है उसके उपलब्धता के आधार पर आंकलन किया जाता है, तब एडवर्टीजमेंट होती है। लेकिन रिटेन आपको टेस्ट देना है, रिटेन में क्वालिफाई करना है, टेस्ट भी देना है आपको, वाइवा भी देना है। आपके टेस्ट और वाइवा के नंबर जुड़ेंगे तब आपका एडमिशन होता है। फिर आप फीस सबमिट करते हैं, फिर आपका कोर्स वर्क होता है। वो कोर्स वर्क पास करना बहुत जरूरी है। जब तक वो पास नहीं होगा तब तक आपका एक तरह से इनरोलमेंट फाइनल। तो क्या देख रहे इग्नू में गरीब जो छात्र हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसलिए भी प्लस पॉइंट है कि एक बार वो फीस अपनी सबमिट कर देते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो रिटर्न मटेरियल उनके घर पहुंच जाता है बाई पोस्ट। मतलब उनको भटकना नहीं पड़ता कि उसको आपको जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, वो जो रिटर्न मटेरियल आपके पास पहुंचेगा, उसी रिटर्न मटेरियल के आधार पर आपकी रेडियो काउंसलिंग के आधार पर क्लासेज होती हैं, आपकी टेली कॉन्फ्रेंस के आधार पर क्लासेज होती हैं, टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंसेज होती है, टाइम टू टाइम सेमिनार्स होते हैं, फेसबुक पे ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से, तमाम डायमेंशन के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम को आपको अच्छी तरह से समझाया जाता है एग्जाम से पहले। और लगातार एग्जाम से पहले भी काउंसलिंग की जाती हैं। तमाम काउंसलर हैं हमारे, वो काउंसलिंग करते हैं। तो मतलब इग्नू सोशल डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा एकदम बड़ा। अगर ये कहें कि भारत के बाहर जैसे एक तरह से अफर्मेटिव एक्शन के प्लान के तहत एक मतलब दोनों को इक्वल उस पर लाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक उसी तरह इग्नू जो प्लेटफॉर्म है वो अफर्मेटिव एक्शन की तरह काम कर रहा है। लेकिन 10+2 से यहाँ पढ़ाई कहाँ से शुरू हो जाती है? 12th क्लास से सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। 12th क्लास के बाद हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है। 10+2 करना होगा आपको स्कूल से आप 10+2 करके आते हैं। उसके बाद की पढ़ाई, उसके बाद की पढ़ाई आप तमाम सर्टिफिकेट, तमाम पीजी डिप्लोमाज, तमाम आप हमारे यहाँ कॉमर्स हैं, हमारे यहाँ साइंस है, हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज़ हैं, हमारे यहाँ टूरिज्म में हैं, लैंग्वेजेज हैं, फॉरेन लैंग्वेजेज, जर्मनी, रशियन, तमाम अफ्रीकन, तमाम स्टडीज़ यहाँ हैं। और यहाँ मीडिया की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ तमाम तरह की जो एकेडमिक जगत के जितने भी कोर्सेज हैं, मुझे लगता है इग्नू में तमाम कोर्सेज हमारे यहाँ। दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में इतने कोर्सेज नहीं है। आगे का क्या प्लान है आपका? मेरा आगे का प्लान ये है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनूं, कोशिश करूंगी उसी को आगे बढ़ा पाऊं। अपने छात्रों को भी मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताती हूं। हमारे जो विद्यार्थी हैं, पे बैक टू सोसाइटी का जो हमारा जो कंसेप्ट है, उसको मैं कोशिश करती हूँ पूरा फुलफिल कर पाऊँ। और जितनी मदद विद्यार्थियों की हो सकती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कर पाती, लेकिन अपने लिमिटेशन में रहते हुए जितने विद्यार्थियों की मदद हो सकती है, फाइनेंशियल भी मैं करती हूँ। कोरोना काल में भी बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी रहे जिनके पास मोबाइल चार्ज ख़त्म हो जाता था, या ऐसे तमाम चीज़ें थी, उसको भी हम करते थे। और मैं सोशल अवेयरनेस के माध्यम से भी कोशिश करूँगी कि जितना मैं कर पाई हूँ उससे और ज़्यादा करूँ। वो तमाम लोग जो किसी वजह से स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं, ऑब्वियस है वो गरीब तबके से हैं और खासकर वंचित समाज से हैं, उनको क्या मैसेज देंगी एक डायरेक्टर के तौर पे आप? डायरेक्टर के तौर पे मैं डायरेक्टर होने के नाते एक चीज़ कहूँगी कि आप आगे बढ़िए। जब तक आप खुद अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ना कोई संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्या ना हो, सामाजिक जो समानता जो हम बार बार शब्द प्रयोग करते हैं, वो किसी के काम की नहीं है आपकी, जब तक आप अपना कदम खुद नहीं बढ़ाएंगे। जब तक आप संवैधानिक अधिकार भी तभी मिलेगा जब आप खुद उस लायक भी तो बनिए ना। आप देश के राष्ट्रपति अगर उस पद तक पहुंची है तो उस पद की योग्यता भी तो उसके पास थी ना, तभी वहां तक पहुंची है। एक संघर्ष है, बिल्कुल पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रहना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकली रहना पड़ेगा, आपको सोशली कंसर्न रहना पड़ेगा, ताकि आप दिखें कि हाँ समाज में आप कुछ काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी अभी तो आपको तभी मिलती है ना जब आप काम करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, शोषित वंचित के लोग जो है वो रेस में ही नहीं है, तो जितना तो दूर की बात है। मतलब जैसे अब अगर
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं होती तो कैसे राष्ट्रपति पद तक पहुंचती? नहीं बनती। जाहिर सी बात है, जब तक आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अपनी हिस्सेदारी तय नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पढ़ाई से जुड़े रहे। एकदम मैंने अपनी बात की शुरुआत में यही कहा था कि आगे कदम तो खुद आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। आप ये देखिए, हरियाणा के छोटे से गांव से निकली हुई लड़की, मैं खुद भी कई बार पीछे झांक के देखती हूँ, अपनी ही लाइफ को जब मैं झांक के देखती हूँ मुझे सपना सा नजर आता है। मुझे वो ये दिन याद आते हैं कि कैसे मैं स्कूल में पैदल पैदल हम लोग 2 किलोमीटर जाते थे और घर पे आके खेतों में काम करना होता था, दूसरों के घरों में झाड़ू लगाना होता था, साफ सफाई करना होता था। मैं कल्पना नहीं कर सकी थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस पद तक पहुंचूंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और साथ ही साथ मेरे चाचा की प्रेरणा, जिसको मैं चाचा बोलती हूँ, मेरे फादर, और फादर ने मतलब चाचा ने मेरे स्कूल तक खोलने का रास्ता दिखाया। माँ ने लास्ट अंतिम सांस तक अपना योगदान मुझे दिया और मुझे जिस पद पे वो देखना चाहती थी उस पद को मैंने हासिल भी किया। और बाबा साहब अम्बेडकर का विजन मेरे सामने था, उनको जितना मैं पढ़ती गई एकदम बहुत सारी चीज़ें खुलती चली गई। इसलिए आपको याद होगा, जब भी मैं बोलती हूँ मैं ये कहती हूँ कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा, लेकिन मैंने मेरे चाचा को देखा। मैंने मेरे चाचा में बाबा साहब अम्बेडकर को देखा, जबकि वो बिल्कुल अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए जो भी आपके लिए स्कूल के दरवाजे खोले, जो भी आपको स्कूल तक पहुंचाए, वो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से। बिल्कुल। और इसलिए ही मैं कहना चाह रही हूँ, एक निदेशक होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते भी, कि तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी को भी ऐसी चीजें, मैंने कोर्ट का उदाहरण दिया था, इसलिए ही एक समस्या ये जो शोषित वंचित समाज के स्टूडेंट है वो गिव अप कर देते हैं जी। ऐसे वो कैसे इन सब तमाम तरह के दबाव हैं, तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद भी कैसे अपने आप को वो मतलब और बनाए रखे? देखिए शंभू जी, नेशनल दस्तक इसके ऊपर हमेशा बात करता रहता है, ये बड़ा मेरे दिल के करीब था ये सवाल। मैं सोच ही रही थी कि आपने इसके ऊपर अभी तक बात नहीं की। दिक्कत ये है कि ड्रॉप आउट रेट जो है स्कूल से लेके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तक है, उसमें केवल आर्थिक पक्ष नहीं उसमें महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक पक्ष के साथ साथ जो सामाजिक पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो शिक्षक की मानसिकता है, जो क्लास में जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का, जो बात करने का जो एक नज़रिया है, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगी, किसी विद्यार्थी ने मुझे आके किसी दिन कहा एक दिन कि मेरा जो गाइड है वो ये कहता है कि अच्छा तुम एससी से आते हो। मतलब ये जो मानस तैयार कर दिया जाता है स्टूडेंट्स का, आप देखो ना कितने एम्स में भी सुसाइड किया, तमाम केसेज हैं हमारे सामने। अभी पिछले दिनों अभी फिर एक डेथ हुई, अपना पल्लवी, क्या नाम था, सोलंकी थे, आईआईटी मुंबई में थे। आईआईटी मुंबई में बहुत सारे, मतलब पूरे नाम लेने लगो तो हम एक केस को याद करते हैं, थोड़े दिन उसके ऊपर रोते हैं, उसको भूल जाते हैं, फिर दूसरा सुसाइड हो जाता है, फिर तीसरा हो जाता है, याद भी नहीं है अब तो। अभी पिछले दिनों भी अभी एक केस आया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें केवल जो ड्रॉप आउट रेट है, या अपने आप को खत्म करने वाला है, ये सोशल हायरार्की का जो सिस्टम, जो कास्ट अब्यूज्ड व्यवहार जो क्लासेज में होता है उसकी वजह से है। पिछले दिनों एक प्रोफेसर सुकुमार जी हैं, उनका एक रिसर्च पब्लिकेशन आया, उसमें उन्होंने बहुत सारे आंकड़ों के साथ ये दिया कि ड्रॉप आउट रेट का जो रीजन है वो केवल इकोनॉमिक रीजन नहीं है, बल्कि उसका सोशल जो सिस्टम है हमारा, वो सोशल सिस्टम स्टूडेंट्स को बाध्य कर देता है सुसाइड करने के लिए। तो अभी पिछले दिनों मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं कि हमारे वो जो वेल सेटल्ड फैमिली हैं, जिनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं और अच्छे खासे खाते पीते सोसाइटी में अच्छे, लेकिन हैं दलित, तो उनके विद्यार्थी जब आगे जाते हैं, या वो छात्र, उनके बच्चे जो आगे बढ़ जाते हैं, तो उनको जब सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। अभी आपको ध्यान होगा पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया में भी ये लिखा, एक विद्यार्थी लगातार मेरे संपर्क में है, मैसेंजर पे मुझे मैसेज भेजती है, वो ये कहती है कि मुझे ये पता ही नहीं था कि कास्ट अब्यूज भी कुछ होता है, क्योंकि घर में सारी सुविधाएं थी, मुझे जानकारी ही नहीं थी कि मेरी ये जो कास्ट है ये डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है। मुझे शब्द ही पढ़ के बहुत दुख हुआ कि हम मतलब हमें सोसाइटी ये बता देती है कि हम इस कास्ट से हैं और ये कास्ट बहुत नीची है, मतलब इसमें गर्व करने लायक कुछ नहीं है।
या इसका तो शोषण ही किया जाता है। तो वो लड़की बार बार मैसेंजर में मैसेज डालती है मुझे कि मैं क्या करूं, इसको फेस करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। मतलब क्या हम विद्यार्थियों को, मतलब जो हमारी जो खासकर दलित और वंचित समुदाय के छात्र बच्चे हैं, क्या हम अपने घरों में ही उनको बता दें कि हम अछूत जातियाँ हैं, उसके आप विद्यार्थियों, तो वो कितना बड़ा गहरा सवाल है। अच्छा, शुरुआती जो पावरफुल लोग हैं उनका एक्सेप्टेंस तो बढ़ा है ना, जो बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, अब जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई या प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से। नहीं देखिए शंभू, तो मैं आपकी बात उस को लेवल पे तो मैं मान नहीं रही होती हूँ, होगी। लेकिन आप एक बात बताऊं मैं आपको, जो समाज के जो समाज से निकले हुए जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं या किसी भी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, वो आखिर समाज से ही आते हैं। उनकी मानसिकता भी इस बात से ही होती है। वो मानसिकता उनके क्लासरूम में भी नजर आती है। कौन सा टीचर या कौन सा अधिकारी किस वर्ग से आता है, वो झलकता है उसके कार्य। सरकार किस तरह की इनिशिएटिव ले रही है, उससे तो सरकार इनिशिएटिव तो ले रही है ना। नहीं, सरकार बिल्कुल ले रही है और सरकार इंक्वायरी भी करवाती है। लेकिन आप ये देखिए ना, ये सवाल केवल सरकार के बस का नहीं है। आप ये देखिए, सरकार तो इंक्वायरी के लिए कमेटी बिठा देगी, इससे ज़्यादा क्या करेगी सरकार। लेकिन जो कमेटी के जो लोग हैं, वो कमेटी जब रिपोर्ट देगी उसमें आप एक सुनिए, एक छोटा सा मैं आपसे ही बल्कि एक सवाल पूछती हूँ, आपके दर्शकों भी इसको ध्यान से देखेंगे। आपने कभी सुना है कि जो मैनुअल स्पंजिंग एक्ट बना हुआ है 2013 का जो एक्ट है, उससे किसी को सजा हुई है? बताइए मुझे, कितना आंकड़ा है, कितने लोगों को आज तक सजा हुई है? जबकि आए दिन ये निकल के आता है कि हजारों मौतें, आरएलए हॉस्पिटल में सिविल में मर गए लोग, आरएलए हॉस्पिटल के अंदर सिविल में, पार्लियामेंट के नजदीक डेथ हुई। यहाँ आसपास कितने, दिल्ली में ही आप छोड़ दीजिए भारत के कोने, दिल्ली में कितने लोगों को सजा हुई है आज तक। सरकार केवल नीतियां बना सकती है, उसको लागू करने का काम उन तमाम लोगों के ऊपर है जो अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, या जितने भी जो प्रोटोकॉल में आते हैं। वो उनकी जैसी मानसिकता, वो डिसीजन उसी तरीके से देते हैं। इसलिए बहुत दुख के साथ मैं ये कहूँगी कि आज भी हमारे छात्रों के ऊपर जब सुसाइड हो जाता है, जो इंक्वायरी निकलती है, वो कभी भी उनके पक्ष में नहीं आती, उनके विरोध में आती है। थोराट मतलब जस्टिस नहीं मिल पाता, बिल्कुल नहीं मिल पाता। थोराट कमीशन बैठा था एम्स के, उसको लेके उनकी रिकमेंडेशन थी, वो कहाँ लागू हो पाई। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आज भी जिस तरीके से हमारे विद्यार्थी, खासकर वो विद्यार्थी जो एक अच्छे घर से निकल के आ रहे हैं और अच्छे घर से निकलने के, अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी जब वो फील्ड में उतरते हैं और जब उनका आमना सामना कास्ट से होता है, तो वहाँ उनके साथ जो व्यवहार होता है, वो जो सोशल स्टेटस में आगे बढ़े हुए लोग हैं ना, वो भी उसी को फेस करते हैं। फिर एक आखिरी सवाल, ऐसे वक्त में जब हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर बात कर रहे हैं और तमाम उन्हीं से जुड़ा एजुकेशन पर बड़ा फोकस था उनका कि शिक्षित बनिए, कम से कम ये तो मानेंगे ना कि डॉक्टर अम्बेडकर घर घर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, ये कम से कम उन लोगों के घरों में जिनको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। एकदम, ये बात तो मैं सहमत हूँ इस बात से, और इसका सारा क्रेडिट एक तरह से मोदी गवर्नमेंट को तो जाता है कि पहले तमाम संस्थाओं में बाबा साहब अम्बेडकर को इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जाता था जो अब किया जा रहा है। आप ये देखिए, आपको जल्द ही न्यूज़ मिलेगी, हमारे यहाँ इग्नू में हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू बनाने जा रहे हैं और वो लगभग 1-2 दिन के अंदर बन जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी, मतलब एक इग्नू की एक सदस्य होने के नाते मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। तो लोकतंत्र में मैं इसमें कहना ये चाहती हूँ कि घर घर तो पहुँचा है, लेकिन हम, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो शैक्षिक, अकादमिक, सांस्कृतिक, रिलीजियस जो योगदान है तमाम फील्ड का, चाहे समानता का हो, चाहे हिंदू कोड बिल को लेके हो, तमाम जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में काम करने का जो राइट्स डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, उस राइट्स को पढ़ने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि सरकार का, मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत कृतज्ञ महसूस करूँगी कि अगर संविधान की कॉपी घर घर पहुँचाई जाए, संविधान के लिए क्लासेज लगें, संविधान को पढ़ाने के लिए कोचिंग हो, संविधान को पढ़ाने के लिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, केवल उनमें सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज ना हो, बल्कि उनके हर एक काम के ऊपर, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रुपीज़ का हो, चाहे नहरों का हो, चाहे शिक्षक जगत का हो, जितने भी काम बाबा साहब अम्बेडकर का जो इतना बड़ा जो एरिया रहा है उनका, उनके एक एक के ऊपर क्यों ना बातचीत हो।
ये जब तक नहीं होगा, मुझे लगता है तब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर को उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे। एक बाबा साहब अम्बेडकर को असल में ना सार्वभौमिक तरीके से देखने की जरूरत है। उनका केवल एकल पक्ष देखने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष पे हम बात कर रहे हैं, उनका जितनी उनकी यात्रा रही उस पर, लेकिन उस यात्रा के बाद उनका काम देखिए ना। उनको कोई भी भारत का ऐसा फील्ड नहीं जिसके ऊपर उन्होंने लिखने ना चलाई हो। उन्होंने करेंसी की बात की, उन्होंने बैंक की बात की, उन्होंने केंद्रीयकरण की बात की, लैंड रिफॉर्म की बात की, उन्होंने मैटरनिटी लीव की बात की, उन्होंने जो हिंदू कोड बिल है उसमें बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई। कितना महिलाओं को आज जो आंदोलन करने का अधिकार है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज जो हमने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कम से कम कभी नहीं मनाया जाता। तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आज़ादी के 75 साल हुए हैं और जो इस देश में जो खाई थी लोगों के बीच वो लगातार पट रहा है, कम हो रहा है। संविधान है, लोकतंत्र है, महीन पीसता है, देर लगेगी, लेकिन इस बदलाव को महसूस कीजिए। और उसी बदलाव की एक बड़ी कड़ी जो है वो वैसे तमाम लोग हैं जिन्होंने कौशल पवार की तरह संघर्ष किया है और अपनी जगह बनाई। लेकिन सवाल है कि डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता, उनके बताए रास्ते नहीं होते तो आपको संघर्ष का मौका ही नहीं मिलता। तो पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आप भी किसी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अगर अपनी कोई राय रखते हैं, इस पूरी बातचीत पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया मैम हमारे साथ इतना लंबा समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सभी को शुक्रिया। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।